हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे वेक्टर्स। ठीक है, तो वेक्टर्स को समझने के लिए हमें समझना होगा फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ टू टाइप्स की होती हैं। एक होती हैं स्केलर और एक होती हैं वेक्टर। स्केलर जो होती हैं, स्केलर में केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, और जो वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये दोनों होते हैं। ठीक है, मैंने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इससे आप समझना ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है। अब देखिए मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन क्या होता है। तो स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड है, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसको समझने के लिए सपोज स्केलर का देखते हैं पहले हम। सपोज के कोई पिलर है, ये पिलर है, ठीक है, और इसकी हाइट 10 फीट है। ठीक है, इसकी हाइट 10 फीट है। तो इसकी कोई डायरेक्शन होगी? पिलर की कोई डायरेक्शन होती है? नहीं होती ना पिलर की कोई डायरेक्शन, तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। अब बात आती है मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड क्या है इसका? इसका मैग्नीट्यूड क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है ये जो 10 फीट जो इसकी लेंथ है या इसकी हाइट है, ये ही इसका मैग्नीट्यूड है और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है हमारा स्केलर का। ठीक है, अब इसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। जैसे अब इसके बता देती हूँ लेंथ। एक इसका ये होगा स्केलर का, एक होगा मास, एक होगा टेम्परेचर, ठीक है, एक होगा आपका टाइम, एक होगा एरिया, एक होगा वॉल्यूम। ठीक है, इस तरह से ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स होंगे, आप बुक में पढ़ोगे और भी मिल जाएंगे। जैसे वर्क डन, वर्क डन भी इसका एक एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो इन सब में डायरेक्शन नहीं होती है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। अब बात करते हैं वेक्टर्स की। वेक्टर्स क्या होते हैं? देखिए, अब वेक्टर्स को किस तरह समझेंगे। सपोज कि ये कोई ब्लॉक है, ठीक है, ये एक ब्लॉक रखा हुआ है। आपने आकर इस पे यहाँ से यहाँ, इधर से इस डायरेक्शन में इस पे एक फोर्स लगाई। ठीक है, जब आप इधर से इस पर ब्लॉक पे फोर्स लगाएंगे तो ये किधर जाएगा? इसकी क्या डायरेक्शन होगी? ये होगी। और अगर आप इस साइड से आते हैं, आपने इधर से फोर्स लगाई, तो क्या डायरेक्शन होगी? ये डायरेक्शन होगी। तो इसमें डायरेक्शन है? हाँ, इसमें डायरेक्शन है। अब बात आती है मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड कहाँ है इसका? मैग्नीट्यूड है इसका जो हमने इस पे फोर्स लगाई है, वो ही इसका मैग्नीट्यूड है। सपोज आपने इस पे फोर्स लगा दी 80 न्यूटन। ठीक है, 80 न्यूटन की फोर्स लगाई है। अच्छा, न्यूटन जो है वो फोर्स की यूनिट होती है। ठीक है, तो जो आपने इस पे ये फोर्स जो लगाई है, ये ही इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन भी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है। ये आपके वेक्टर्स हो गए। अब बात आती है इनके कुछ एग्जाम्पल्स की। अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे। एग्जाम्पल्स एक तो यही हो गया जो मैंने अभी बताया आपको, फोर्स। ठीक है, एक इसका एग्जाम्पल हो गया फोर्स। और एग्जाम्पल्स क्या होंगे? एक होंगे इनके वेलोसिटी, एक्सिलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि इन सब में डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो ये वेक्टर्स के एग्जाम्पल है। आपको इतना समझ में आया होगा यहाँ तक। ये हो गया आपका वेक्टर और ये हो गया आपका स्केलर। मैं इसको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आपको वेक्टर्स और स्केलर अच्छे से समझ में आएंगे, तभी आप आगे की एक्सरसाइज इसको कंप्लीट कर पाओगे। अब चलते हैं आगे। अच्छा, वेक्टर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? अब वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए, वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए कि सपोज ये कोई डायरेक्टेड लाइन है। अच्छा, डायरेक्टेड लाइन होती ही वेक्टर है। ठीक है, ये अभी इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। ठीक है, तो ये अब हमने जैसे ये लाइन है डायरेक्टेड, ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका टर्मिनल पॉइंट है। ये इसका जो ए है ये इनिशियल पॉइंट है और ये टर्मिनल पॉइंट है। तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे?
इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो हमने इसको ए बी को हमने ए मान लिया, तो जो ये ए हुआ ये ही वेक्टर है, ये ही वेक्टर है। तो हम ए बी को अच्छा ये ध्यान रखना, ये इनिशियल पॉइंट है और ये टर्मिनल है। इस चीज़ पर बहुत क्वेश्चन आगे बेस्ड होंगे, आगे की जो आप एक्सरसाइज करोगे ना वेक्टर्स की, वो तब समझोगे कि इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट होते हैं उसमें, जब आप वेक्टर्स करोगे, ठीक है। तो ये वेक्टर्स को हमने इस तरह से लिख लिया, इस तरह से इसको शो करते हैं वेक्टर को। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड निकालें। अब तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, इसमें मॉडुलस लगा देते हैं, ये इस तरह से लगाएंगे तो इसका ये मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है इसका, मैग्नीट्यूड अगर आपको इसकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दे रखी है सपोज 2, तो ये ही इसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो इसको लिख लो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द डायरेक्टेड लाइन, ये ही इसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। वेक्टर्स और स्केलर आपको समझ में आ गए अच्छे से। अब चलते हैं आगे, अब पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर को समझने के लिए एक 3D प्लेन बनाते हैं। से ये y है, ये x और ये z, ठीक है। ये y, ये x और ये z। अब O यहाँ से हम लेते हैं, इस तरह से एक पॉइंट P ले लिया मैंने यहाँ पे, और ये ओरिजिन, ये हुआ O। पहले आप ये समझिए कि जो पोजीशन वेक्टर मैंने ये OP लिया है, पोजीशन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट हमेशा ओरिजिन पर होता है, ठीक है। इनिशियल पॉइंट हमेशा ओरिजिन पर होता है और ये इसका टर्मिनल पॉइंट है, ठीक है। तो ये OP आपका पोजीशन वेक्टर है। तो ये आप याद रखना इस चीज को कि पोजीशन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट हमेशा ओरिजिन पर होता है और पॉइंट का ही पोजीशन वेक्टर निकलता है, पॉइंट का ही पोजीशन वेक्टर। अब मुझे इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है तो मैं इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालूंगी, ठीक है। तो पॉइंट का ही पोजीशन वेक्टर निकलता है। अच्छा मैं यही बता देती हूँ इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको करते हैं R से, ठीक है। ये होगा इसका। अब देखिए इसको आप समझने के लिए कि ये चीज़ मैंने बोल दी है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो अगर आपको लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, पोजीशन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ठीक है, इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पर होता है, ये हो गया, और ये इसका टर्मिनल पॉइंट हो गया। अब इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ये देखिए आप। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने अभी आपको बताया इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो ये OP को हम इस तरह से R से करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो सिंपल है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बस मोड लगाना पड़ता है इसका, इस तरह से ये मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, ठीक है। अब क्या रह गया इसके अंदर, अब अच्छा पॉइंट P का जो हमने बताया ना, पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं पॉइंट P का, तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पॉइंट P का x² + y² + z² इसका अंडर रूट, ये क्या है, ये है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। इस तरह से निकालते हैं इसको, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशो। इसको किस तरह से समझेंगे, इसको समझने के लिए वही हम पेपर पे अपना 3D प्लेन बनाते हैं। देखिए इस तरीके से, ये x, ये y और ये
जेड। ये हमारा वही पोजीशन वेक्टर, इसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पर, और ये पी इसका टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। ओ पी हमारा पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब इसको वही लिख देते हैं, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए ये हमारा जो ये एक्स, इससे बनाएगा अल्फा एंगल एक्स प्लेन से, वाई से बनाएगा ये बीटा, और जेड से बनाएगा ये गामा, ठीक है, इस तरह से, और जेड से बनाया इसने गामा, ठीक है। अब देखिए जो अल्फा है, ये बीटा है, और ये गामा है, ये क्या है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा और गामा, ये हमारे ठीक है, ये क्या है हमारे, ये हमारे डायरेक्शन एंगल है। अब बात हो रही है कोसाइन की, कोसाइन की बात हो रही है ना, डायरेक्शन कोसाइन है, तो अब हम कोस को लेंगे यहाँ पर। देखिए अब अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पर ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद अब हमें इस तरीके से कोसाइन है इसमें, तो पहले हम लेंगे कोस अल्फा। आपको पता होगा कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा पढ़ा है ना आपने, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर ये कोस अल्फा लेंगे, कोस अल्फा लेंगे, तो अच्छा ये एक्स है, ये एक्स प्लेन है ना, तो ये एक्स होगा। अच्छा ये क्या होगा, ये वाई है, वाई है ना, और ये इसके पैरेलल है, तो ये भी वाई होगा, ठीक है। इस तरीके से इसे करेंगे। तो अभी कोस अल्फा क्या होगा हमारा, कोस अल्फा वही होगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है हमारा एक्स, और हाइपोटेनियस क्या है हमारा आर, पोजीशन वेक्टर है ना ये आर, ठीक है। ये तो कोस अल्फा हमारा, अच्छा कोस ही क्यों लिया, क्योंकि कोसाइन की बात हो रही है। अल्फा बीटा क्या है, डायरेक्शन एंगल है। कोस थीटा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, इसीलिए हमने कोस अल्फा जब लिया तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस हुआ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस हुआ, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है ना आपके। अब इसी तरह से जब कोस अल्फा लिया है हमने, इसी तरीके से हमारे कोस बीटा, कोस गामा और कोस बीटा क्या होगा हमारा, ये एक्स अपॉन आर है, ये क्या होगा वाई अपॉन आर, और कोस गामा ये क्या हमारा होगा जेड अपॉन आर। इतना आपको समझ में आ रहा है। तो हमारे यहाँ से क्या निकल गए, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, ये निकल गए। अच्छा कोस अल्फा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, ये एल है, कोस बीटा को एम से, और कोस गामा को एन से, इनको हम एल एम एन इस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है रेशो की, डायरेक्शन रेशो, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए आप यहाँ पे देखिए डायरेक्शन रेशो, इसकी क्या डेफिनेशन होती है, देयर आर सम नंबर्स ए बी सी आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ नंबर्स ले लेंगे ए बी सी, ए बी सी क्या है ये हमने ले लिया डायरेक्शन रेशो ले लिया, ठीक है। तो देयर आर सम नंबर्स ए बी सी आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन, किसके प्रोपोर्शनल होंगे ये, आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या है हमारे, उनको हमने किससे रिप्रेजेंट करा था, इससे, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशो जो होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इनको किस तरह से लिखेंगे, इनको हम लिखेंगे इस तरीके से, ए अपॉन एल, बी अपॉन एम और सी अपॉन एन, इस तरीके से लिखा। देखिए अब एल की क्या वैल्यू होगी, हमने जब ये पढ़ा था अभी, ये पढ़ा था कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा,
डायरेक्शन एंगल पढ़े थे, तो इसमें क्या था, जो एल था इजिकल टू एक्स अपॉन आर था ना, एल क्या था, एक्स अपॉन आर था, एल इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो एक्स क्या होगा, एल अपॉन आर, और ये किसके इक्वल होगा, ये होगा ए के। इसी तरीके से हम m की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से ये m है, तो मतलब ये m की वैल्यू y अपॉन r है, तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, y इज इक्वल्स टू एम आर, ये किसके इक्वल होगा, b के। ऐसी इसी तरह से z की एन आर किसके इक्वल होगा, c के, ठीक है। तो x y और z हमने इनकी वैल्यू निकाल ली, ये किसके इक्वल है, a b c, ठीक है। इस तरह से करने के बाद अब क्या करेंगे हम, देखिए अब एक चीज और समझ सकते हैं आप, a इक्वल्स टू एल आर, बी इक्वल्स टू एम आर, और मैं इस चीज को बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पर ये पॉइंट समझने का है, आप इसको अच्छे से समझिए तभी आप इसको कर पाएंगे। देखिए a इज इक्वल्स टू एल आर, b इज इक्वल्स टू एम आर, और c इज इक्वल्स टू एन आर। तो इसकी r की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, क्या होगी, यहाँ से r की वैल्यू हम निकालेंगे, देखिए यहाँ से हम r की वैल्यू अगर निकालेंगे तो r की वैल्यू क्या होगी, a अपॉन एल होगी ना, और अगर यहां से हम निकालेंगे r की वैल्यू, वो क्या होगी, यही होगी ना, और यहां से r की वैल्यू निकालेंगे तो ये होगी, r की वैल्यू क्या होगी, c अपॉन n, नहीं कुछ गड़बड़ करी है मैंने, ये b, अच्छा यहाँ b है, ठीक है, मैं कह रही हूँ यहाँ पे भी c अपॉन m है और यहाँ पे c अपॉन n है, नहीं यहाँ पे b अपॉन, यहाँ से निकाला हमने, ये b अपॉन m है, और यहाँ से ये c अपॉन n है, ठीक है। अब देखिए a अपॉन l इज इक्वल्स टू r, b अपॉन m इज इक्वल्स टू r, और c अपॉन n इज इक्वल्स टू r, तो ये क्या है, ये यही तो है, a अपॉन l, b अपॉन m और c अपॉन n, तो किसके इक्वल्स होगा, ये होगा नहीं होगा, ये किसके इक्वल्स होगा, ये r के इक्वल्स निकल जाएगा, ठीक है। तो वही बात आई यहाँ पर क्या, कि डायरेक्शन रेशो आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, ये हमने यहाँ पर आपको दिखाया, इस तरीके से करना है। अच्छा अब आपको एक चीज बताती हूँ मैं, इसको समझना क्या है इसमें, कि एक रिमार्क समझ लो या कुछ भी समझ लो, ये कभी है ना, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, ये मैडम टेस्ट में भी इसको 1 या 2 नंबर का ले लेती हैं, जैसे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसको 1 के इक्वल प्रूफ करना होता है, तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे तो इसको किस तरह से प्रूफ करेंगे, देखिए अब एल की क्या वैल्यू है, एल की वैल्यू अभी निकाली थी हमने ऊपर, क्या निकाली थी एल की वैल्यू, देखिए यहाँ पे देखिए L इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर, एम की वैल्यू y अपॉन आर, और n की वैल्यू z अपॉन आर, ये जो वैल्यू है इनको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पे रखेंगे, इसकी L की वैल्यू क्या थी, x अपॉन आर, तो ये स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, प्लस m की वैल्यू y स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, n की z स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसको हमें 1 के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर आर स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से आएगा। अब आर क्या है, आर क्या है, आर है पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर है, और मैंने पोजीशन वेक्टर आपको क्या बताया था, पोजीशन वेक्टर याद है, पोजीशन वेक्टर की क्या वैल्यू रखी थी मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये आर की वैल्यू हो गई, यानी कि पोजीशन वेक्टर की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आर स्क्वायर है, तो देखो स्क्वायर से अंडर रूट कट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर मैं लिखूँ भी तो इसको इस तरह से लिखूँगी, ये होगा ना, तो इससे ये अंडर रूट कट हो जाएगा। तो और ये सेम वैल्यू है, ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया। ये आ जाता है 1-2 नंबर का, तो इसको आप समझिएगा अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं? इसमें पहला वेक्टर होता है जीरो वेक्टर। इसको हम जीरो वेक्टर भी बोल देते हैं, नल वेक्टर भी बोल देते हैं। ये क्या होता है? इसमें होता है, एक तो इसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, इसे आप ध्यान रखेंगे, मैग्नीट्यूड जीरो होता है। और दूसरी बात, इसका इनिशियल पॉइंट, जैसे अभी मैंने पढ़ाया था कि ये कोई वेक्टर है, तो इसका इनिशियल पॉइंट ये है और टर्मिनल पॉइंट ये है, ठीक है। ये इनिशियल है, वो टर्मिनल है। लेकिन जीरो वेक्टर में क्या होता है? जीरो वेक्टर में इस तरीके से ना होके इसका इनिशियल भी और इसका टर्मिनल भी, दोनों पॉइंट यही होते हैं, ठीक है। तो इसका इसी वजह से इसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। और इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, ये ब्रैकेट मैंने लगा दिया, ऐसे कुछ नहीं है, इसको मतलब इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बस समझ में? अब चलते हैं आगे। ये जीरो वेक्टर हो गया। अब है यूनिट वेक्टर। दूसरा कौन सा है आपका? यूनिट। यूनिट से आपको समझ में तो आया होगा। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है? पहले तो इसका मैग्नीट्यूड लिख देती हूँ। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 यूनिट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सपोज आप घर पर हो, ठीक है, ये आपका घर है और आज आपका मन कर रहा है कि मुझे कोई मूवी देखनी है, मुझे मॉल जाना है। तो यहाँ से आप मॉल तक आए, तो ये जो बीच का डिस्टेंस है, इसको मैं मान लेती हूँ 1 किलोमीटर, ठीक है। ये बीच का क्या डिस्टेंस हुआ? इसको मैं मान लेती हूँ 1 किलोमीटर, ठीक है। तो ये ही आपका यूनिट वेक्टर होगा। तो इसके डायरेक्शन, हाँ, इसमें डायरेक्शन होती है, ठीक है, इसमें डायरेक्शन होती है। और इसका जो मैग्नीट्यूड हुआ वो क्या हुआ? वो ये कराने मैंने भी 1 किलोमीटर होता है, तो ये 1 यूनिट, ठीक है। इस तरीके से होगा। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप। ए के ऊपर एक कैप लगा देते हैं, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब आगे कौन सा है वेक्टर? थर्ड वेक्टर इज, अब इसे पढ़ते हैं को इनिशियल वेक्टर। वेक्टर, अब ये को इनिशियल वेक्टर क्या होता है? मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ ताकि इसके बाद आपको एक्सरसाइज भी करवा पाऊँ। तो अच्छा, अब को इनिशियल वेक्टर क्या होता है? को इनिशियल वेक्टर होगा जिसके इनिशियल पॉइंट सेम होंगे। सपोज आपके पास दो वेक्टर है, एक ये ए है और एक ये बी है। इसका इनिशियल पॉइंट कहाँ है? ये है। और इसका इनिशियल पॉइंट कहाँ है? ये। तो ये को इनिशियल वेक्टर नहीं है। को इनिशियल वेक्टर क्या होंगे? ये ए है और ये बी है। इनके इनिशियल पॉइंट कहाँ है? इनके इनिशियल पॉइंट ये हैं। तो इनिशियल पॉइंट इनके सेम हुए, तो इसलिए ये को इनिशियल वेक्टर हुए, ठीक है। अब इसके बाद कौन से वेक्टर है? इसके बाद है को लीनियर वेक्टर। फोर्थ इज को लीनियर। अब इसको कैसे करते हैं? को लीनियर वेक्टर क्या होते हैं वो देखिए। को लीनियर, इससे आप समझ गए होंगे कि को लीनियर कौन से वेक्टर होते हैं। तो को लीनियर होते हैं आपके कि जो पैरेलल हो, ठीक है। तो उनको किस तरह से लिखेंगे? जैसे ये है, ये आपका ए है, ठीक है, ये आपका ए है और ये आपका बी है। तो ये एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो ये कोलिनियर हो गए। अच्छा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इनकी डायरेक्शन सेम हो, इनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब भी ये कोलिनियर वेक्टर है, ठीक है, बस एक दूसरे के ये पैरेलल होने चाहिए। अब है आपके इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? इक्वल वेक्टर में डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, आपका डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों ही सेम होने चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही सेम होने चाहिए। जैसे सपोज ये है, ये ए है, ठीक है, और ये
बी है, तो अगर इसकी लेंथ मैंने 2 ली है तो इसकी भी 2 ही लेनी है, ठीक है। इन दोनों के डायरेक्शन और दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे इनके, ये मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तभी ये दोनों इस तरह से इक्वल है, मतलब इस तरह से आप कर सकते हो इसको कि ए और बी आपस में इक्वल है, तो इनकी डायरेक्शन, इनका मैग्नीट्यूड 2 ये इक्वल है, और इनकी डायरेक्शन ये इस डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन में ना होके इधर भी हो सकते हैं, लेकिन फिर ये भी इस साइड होगा तो ये भी इस साइड होगा, ठीक है। ये इक्वल वेक्टर होते हैं। अब देखते हैं आगे, आगे कौन सा वेक्टर है, आगे नेगेटिव। अब नेगेटिव कौन से वेक्टर होते हैं, नेगेटिव वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। देखिए अब ये कैसे होगा, जैसे हमने ये लिया है, ये ए है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इस ये अगर इसके ये ए है हमारा वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन चेंज करने पर ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं कि दोनों का पॉइंट ये हो सकता है, इनिशियल पॉइंट, जैसे ये ए है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। बस इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन अपोजिट होती है। ये चीज़ लिख देती हूँ चलो मैं, लेकिन मैग्नीट्यूड तो दोनों के सेम होंगे और जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट डायरेक्शन होगी। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ना लिखने में दिक्कत होती है, तो ये चीज़ आप समझ लो, इस तरह से मैं बोल रही हूँ आपको, आप उसको नोट डाउन कर लो। मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, डायरेक्शन अपोजिट होती है, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे अब कौन सा रह गया, बस अब एक ही रह गया है शायद, एक होता है आपका फ्री वेक्टर, ठीक है। फ्री वेक्टर को किस तरह से लिखते हैं, देखिए ठीक है। अब इसका क्या होता है, फ्री वेक्टर विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलली, ठीक है। सपोज आपके पास ये कोई वेक्टर है, ये है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ये है, इसकी 2, ठीक है, ये 2 है। मैं इसको उठा के यहाँ से इसको यहाँ पर रख देती हूँ, सेम ही रहा, मैग्नीट्यूड भी सेम रहा, डायरेक्शन भी सेम रही। मैंने इसको उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया, नहीं मेरा मन नहीं माना, मैंने इसको उठा के अब यहाँ से यहाँ रख देती हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ रख देती हूँ, इसको यहाँ से यहाँ रखा, ये इस तरीके से आई बात समझ में, ये आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, नहीं हुआ, डायरेक्शन चेंज हुई, नहीं हुई, तो ना डायरेक्शन चेंज हुई ना ही मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, तो ये क्या, कौन से वेक्टर कहलाते हैं, ये फ्री वेक्टर कहलाते हैं, ठीक है। विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलली, पैरेलल है ये आपस में, ठीक है। मैंने जब इसको उठा के, मैंने जब इसको यहाँ से उठा के यहाँ रखा तो देखा आपस में पैरेलल है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। अच्छा ये इसको इस तरह से ना देखें, मैंने इस वाले को उठा के यहाँ पर इसको रखा है, ठीक है, फिर मेरा मन नहीं माना, मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। अब मैंने ये हटा दिया है, फिर मैंने यहाँ रख दिया है, तो अब ये इसके पैरेलल है, ठीक है ना, ये आपस में पैरेलल है ना, तो ये हो गए आपके फ्री वेक्टर। चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब वेक्टर्स की एक्सरसाइज करते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसकी 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 3 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। ये ग्राफ पर बनाना है आपको, मैं आपको यहाँ पर बना कर दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो पहले हम प्लेन बनाएंगे इस तरह से, ये डायरेक्शन बनाएंगे नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। आपको ग्राफ पर भी इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। अब उसने कहा है क्वेश्चन में कि 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो ये होगा 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, ये होगा 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर बोला है, तुम यहाँ पर 40 को डिवाइड कर लेना 10 में,
तो 10 के 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना, इस तरीके से, ठीक है। तो आप इसको आराम से ग्राफ पर फिर ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? सेकंड क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर्स, ठीक है। ये स्केलर है, वेक्टर है, ये आपको बताना है इसमें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 10 kg। अब बताओ ये स्केलर होगा या ये वेक्टर होगा? तो ये हमारा स्केलर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड है। तो ये क्या है? हमारा स्केलर है। अब ये 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, ये तो डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शन ही आ गई। और 2 मीटर ये क्या हो गया? ये मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड भी हो गया और डायरेक्शन भी हो गई, तो ये वेक्टर है, ठीक है। अब है 40 डिग्री, 40 डिग्री है, ठीक है। अब इसमें डायरेक्शन कहाँ है? डायरेक्शन तो है नहीं, केवल 40 डिग्री है, तो ये बस मैग्नीट्यूड है, तो ये क्या हो गया हमारा? ये स्केलर हो गया, ठीक है। अब आते हैं 40 वॉट। अब ये क्या होता है? वॉट जो होता है वो पावर की यूनिट होती है, ठीक है, पावर की यूनिट होती है, स्केलर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी, डायरेक्शन नहीं होगी। देखिए पावर, पावर की यूनिट होती है वोट, तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं? वर्क डन, वर्क डन टाइम, यही होता है ना, वर्क डन अपॉन टाइम। और मैंने स्केलर के एग्जांपल्स में आपको वर्क डन भी बताया था कि वर्क डन क्या होता है? स्केलर होता है। और टाइम क्या होता है? ये भी स्केलर होता है, ठीक है, ये भी स्केलर होता है। तो ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, तो फिर 40 वॉट स्केलर हुआ, ठीक है। अब आते हैं 10 की पावर -19 कोलम, ये क्या होगा? ये भी स्केलर होगा, ठीक है, ये भी स्केलर होगा। अब है 20 मीटर पर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये आप सोचो कि ये भी स्क्वायर होगा? नहीं। ये भी स्केलर होगा? नहीं, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये स्केलर? देखिए अब आप समझिए ये किसकी यूनिट है? ये एक्सीलरेशन की यूनिट है, ठीक है, ये एक्सीलरेशन की यूनिट है। और एक्सीलरेशन जो होता है, एक्सीलरेशन का मैंने बताया था कि उसमें डायरेक्शन भी होती है, और मैं किसी भी बस है, कोई गाड़ी है, कुछ भी है, एक्सीलरेशन उसमें लगता है तो डायरेक्शन तो होती है ना, वो या नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, सब कहीं तो वो जा रही होती है ना गाड़ी, तो उसमें डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, तो वो वेक्टर होता है। तो ये किसकी यूनिट है? ये एक्सीलरेशन की यूनिट है, तो इसलिए इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, तो वो वेक्टर है, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। अब इनको भी ऐसे ही बताना है। अब इसमें क्या है? अब आपका ये टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड क्या है आपका? स्केलर, ठीक है। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है आपका? स्केलर। कोई डिस्टेंस है, अगर यहाँ से यहाँ तक का कोई डिस्टेंस है ये, तो इसकी कोई डायरेक्शन थोड़ी ना है, तो डिस्टेंस है केवल 2 मीटर, 2 किलोमीटर है, 2 मीटर कुछ भी है, तो ये स्केलर हुआ, ठीक है। टाइम पीरियड का मैंने बताया था कि ये भी स्केलर होता है। अब है फोर्स। अच्छा, फोर्स का मैंने बताया था कि कोई ब्लॉक है, बताया था ना, कि कोई ब्लॉक है, इस तरह से फोर्स लगाते हैं तो इधर इस डायरेक्शन में जाएगा, इधर से लगाएंगे तो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो फोर्स में डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, तो ये आपका वेक्टर होगा, ठीक है। अब बात आते हैं वर्क डन की तरफ। वर्क डन क्या होगा? आपका स्केलर होगा, ठीक है। अब आते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी वेक्टर होगी, ठीक है। ये वेलोसिटी वगैरह मैं पहले बता चुकी है एग्जांपल्स में वेक्टर उसके, ठीक है। अब ये थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है आपका? फोर्थ क्वेश्चन में है इन फिगर, ये जो फिगर है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स, ठीक है। तो कौन से वेक्टर्स देखने हैं? फर्स्ट है को इनिशियल वेक्टर। अच्छा, को इनिशियल वेक्टर कौन से होते हैं? को इनिशियल वेक्टर वो होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है। तो देखिए ये ए है, इसका इनिशियल पॉइंट ये है,
बी का ये है, नहीं ये सेम तो नहीं हुए ना, इसका ये है, बी का ये है, सी का कहाँ है, सी का यहाँ है, ये भी सेम नहीं है, और डी का कहाँ है, ये है। तो डी का इनिशियल पॉइंट और ए का इनिशियल पॉइंट दोनों सेम है ना, तो को इनिशियल पॉइंट कौन कौन से वेक्टर्स हो गए, को इनिशियल, इनका इनिशियल पॉइंट सेम है तो को इनिशियल वेक्टर कौन से हो गए, ए एंड डी। ठीक है, अब सेकंड क्या है, सेकंड है आपका इक्वल वेक्टर। अच्छा, इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं, जिनके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही सेम होते हैं, वो कौन से वेक्टर कहलाते हैं आपके, वो आपके कहलाते हैं इक्वल वेक्टर। ठीक है, अब देखिए इसमें डायरेक्शन, देखिए ये ए की डायरेक्शन ये है और सी की डायरेक्शन कहाँ है, सी की है, तो ये तो आपस में है नहीं। ठीक है, अब ए की डायरेक्शन ये है, ठीक है, और डी की इधर है, ये नहीं है, ए की ये है, बी की नहीं, ये भी नहीं है, तो कौन से डायरेक्शन, कौन से वेक्टर्स आपको समझ में आ रहे हैं, देखिए ये डी है और ये बी है, डायरेक्शन सेम है ना दोनों की डायरेक्शन। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इसलिए ये दोनों ए और बी, ए एंड बी, ये कौन से वेक्टर्स हो गए, ये हो गए आपके इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, अब थर्ड उसने पूछा है कोलिनियर बट नॉट इक्वल, इक्वल नहीं होने चाहिए, कोलिनियर हो। अच्छा, कोलिनियर कौन से होते हैं, पैरेलल होते हैं, चाहे उनकी डायरेक्शन अलग अलग हो, उससे नहीं, वो डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो पहले डी और बी तो होंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो इक्वल है। अब है कोलिनियर बट नॉट इक्वल, तो कोलिनियर होने चाहिए ए और सी, ए की डायरेक्शन ये है और सी की डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन तो डिपेंड ही नहीं करती, डिपेंड ये इसकी इधर है इसकी इधर है कोई बात नहीं, लेकिन आपस में पैरेलल होने चाहिए, तो ए और सी आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर होता है। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो ट्रू एंड फॉल्स का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेक्टर ए एंड नेगेटिव वेक्टर यानी कि माइनस ए वेक्टर कोलिनियर, ये आपस में कोलिनियर होते हैं, तो देखते हैं इनको। देखिए ये आपका ए वेक्टर है, ठीक है, और आपका माइनस ए कौन सा होगा, नेगेटिव कौन सा होगा, ये। ठीक है, तो आपस में कोलिनियर है, हाँ है कोलिनियर। ठीक है, तो ये आपका ट्रू है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दो कोलिनियर वेक्टर्स आपस में इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, नहीं ये कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए इसको आप इस तरह समझिए, ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर ए है। अब कोलिनियर होने के लिए पैरेलल होना पड़ेगा, ये वेक्टर बी है, ये आपस में पैरेलल है, हाँ पैरेलल है, ये 2 है और ये सपोज आपने ले लिया 4 या 5 कुछ भी ले लो, ठीक है, ये 5 है, तो ये 2 है और ये 5 है, तो ये आपस में पैरेलल तो है, कोलिनियर तो है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो इनके दोनों के अलग अलग है, ये 2 है और ये 5 है, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो गए ना, तो ये फॉल्स है। हमारा टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, तो एक वेक्टर तो ये है ए, ठीक है, और एक वेक्टर है ये बी, तो उन्होंने कहा सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये 2 है, ये भी 2 है, ठीक है, तो टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड है इनके, आर कोलिनियर, क्या ये कोलिनियर है, नहीं ये तो कोलिनियर नहीं है, ठीक है, ये ऐसे तो पैरेलल हो रहे हैं, ये नहीं हो रहे, तो ये भी फॉल्स है। ठीक है, अब फोर्थ क्या है, फोर्थ है टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल टू कोलिनियर वेक्टर्स, तो कोलिनियर वेक्टर्स क्या होंगे, सपोज मैंने एक ये ले लिया ए और एक मैंने ये ले लिया बी, ठीक है, ये मैंने ए लिया तो ये कोलिनियर है, हाँ ये कोलिनियर है, ठीक है, क्योंकि पैरेलल हैं एक दूसरे के। अब उसने कहा सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, तो आपको ये क्या, अब इक्वल की आपको क्या डेफिनेशन पता थी, इक्वल की पता थी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होने चाहिए, तो डायरेक्शन तो नहीं है इनके सेम, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में ये इस डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा, ये भी फॉल्स होगा। ठीक है, तो 10.1
1 एक्सरसाइज यहाँ पर एंड होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।